हाय हाय गर्मी, उफ उफ गर्मी। इन दिनों हर किसी की जुबान से ये ही शब्द निकल रहे हैं। गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि हर कोई घर में दुबकने को मजबूर है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में गर्म हवाएं परेशानी को और बढ़ाने वाली हैं। एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट एनडीआरएफ के डायरेक्टर साहब द्वारा भी ली गई, जो एसीएस होम जो हमारे एसडीआरएफ के डायरेक्टर है और हम लोगों ने उसको अटेंड की थी। तो उसमें हीट वेव रिलेटेड इलनेस, उसके अलावा फायर एनओसी, फॉरेस्ट फायर, उसके बारे में भी चर्चा हुई कि राजस्थान की क्या तैयारी है। राजस्थान के अधिकतर हिस्सों में पिछले कई दिन से तेज गर्मी पड़ रही है और मौसम विभाग की माने तो ये दौर अभी एक सप्ताह और चलेगा। इस दौरान कई इलाकों में तेज गर्म हवाएं यानी लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के 8 ऐसे जिले हैं जहां पर 46 डिग्री के पार तापमान पहुंच गया है। हम लोग आईएमडी के जो ऑफिसर्स हैं उनके ग्रुप से जुड़े हुए हैं। उनकी जो अलर्ट होती है कि अगले 3 घंटे में ये होने वाला है, या जैसे परसों एक अलर्ट आया था कि 19, 20, 21 और 22 4 दिन के लिए राजस्थान में एक उसमें ग्रेडिंग है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स है कि येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो रेड अलर्ट इन जिलों में रहने वाला है। तो हम लोग पहले ही वहाँ पे हम डायरेक्शंस दे देते हैं कि आपको किस तरह कार्रवाई करनी है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और दोपहर के समय जयपुर की सड़कें सूनी नजर आने लगी हैं। नज़ारे ऐसे हो गए हैं कि जैसे कर्फ्यू लगा हो। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिन तक मौसम शुष्क रहने वाला है। ऐसे में गर्मी और ज्यादा बढ़ना स्वाभाविक है। दिन के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। कोटा में भीमगंज मंडी में एक युवक की मौत भीषण गर्मी और लू की चपेट में आने से हो गई। मौके पे पहुंचा तो आदमी पड़ा हुआ था जो बिल्कुल लू के मारे, बिल्कुल लू से बिल्कुल और गर्मी से कारण मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसको मैं 108 से एम्बुलेंस लेकर आया। एम्बुलेंस ला करके और दूसरी डॉक्टर साहब को चेकअप कराया तो मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में शिफ्ट करा दिया। बेतहाशा बढ़ती गर्मी अभी प्रदेशवासियों की मुसीबतें बढ़ाने वाली है, क्योंकि 25 मई से 2 जून तक नौतपा शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते तापमान 47 डिग्री के आंकड़े को भी पार कर सकता है। ऐसे में जितना हो सके गर्मी से बचाव करें, क्योंकि गर्मी से बचाव ही इसका इलाज है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और बिहार के छपरा में चुनाव के बाद हिंसा में एक शख्स की मौत हो गई। आज सुबह आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, मगर आम आदमी पार्टी इसे चुनाव के दौरान बीजेपी की साजिश ठहरा रही है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। आपके गले में नया फंदा, विदेश से आया अवैध चंदा। 8 साल में 7 करोड़ के विदेशी चंदे पर ईडी की नजर। शराब नीति घोटाले और स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में बुरी तरह फंसी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। केजरीवाल की पार्टी पर ईडी का नया सनसनीखेज आरोप ये है कि आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अरब देशों से करोड़ों रुपए की अवैध विदेशी फंडिंग हासिल की। सिर्फ इतना ही नहीं, ईडी के मुताबिक अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में हेरफेर की गई और धोखाधड़ी की गई। आपको विदेशी फंडिंग के बारे में ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 7 गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप, आपको अमेरिका, कनाडा, अरब देशों से करोड़ों का अवैध फंड मिला। दूसरा आरोप, फंडिंग देने वालों ने धोखाधड़ी से पहचान छिपाई। तीसरा आरोप, फंड देने वाले कई लोगों ने एक पासपोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया। चौथा आरोप, फंड देने वाले कई लोगों का एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। पांचवा आरोप, कई लोगों ने फंड देने के लिए एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। छठा आरोप, संदिग्ध फंडिंग के जरिए आपको 7 करोड़ 8 लाख का दान मिला। यही नहीं, ईडी ने अपनी जांच रिपोर्ट में 7वां आरोप ये लगाया कि आप नेता दुर्गेश पाठक ने विदेश से मिली संदिग्ध फंडिंग का निजी इस्तेमाल किया। ईडी के इन आरोपों को आप नेता आतिशी ने पुराना मैटर बता दिया तो बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया। कहते हैं कि हम आम आदमी पार्टी पर केस कर रहे हैं, इन्होंने गलत तरीके से डोनेशन ली, इन्होंने विदेशों से डोनेशन ली। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं
आम आदमी पार्टी ने जब से ये पार्टी बनी है पूरी ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए का चंदा लिया है और पूरे ट्रांसपेरेंसी से एक एक रुपए के चंदे का हिसाब किताब इलेक्शन कमीशन को भी दिया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी दिया है, देश की हर संस्था को दिया है। 7 करोड़ के इलीगल फंड्स बाकायदा आम आदमी पार्टी को मिले हैं। इस तरह की कार्रवाई 2014 से 2022 तक की गई है और जब देखा जाता है तो कई देशों से, फॉरेन कंट्रीज से इलीगल तरीके से, अनजान सोर्सेज से ये पैसा बाकायदा फनल किया गया है, भेजा गया है आम आदमी पार्टी को। यही नहीं, आम आदमी पार्टी के अकाउंट में और उनके एमएलएज, खासतौर से दुर्गेश पाठक, यहाँ भी इस पैसे को डिपॉजिट किया गया है उनके पर्सनल अकाउंट में। ईडी ने आपको संदिग्ध विदेशी फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेज दी है। इस रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से लेकर 2022 तक 7 करोड़ 8 लाख रुपए की जो विदेशी फंड मिला, उसमें FCRA यानी विदेशी योगदान विनियम अधिनियम, RPA यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ IPC यानी इंडियन पेनल कोड का भी उल्लंघन किया गया और इसके जरिए आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, ओमान और अन्य देशों के कई दानदाताओं से संदिग्ध फंडिंग मिली। 2015 में इवन हाई कोर्ट में MHA ने एफिडेविट में सबमिट किया था और कहा था कि कोई गलत नहीं हुआ है। ये बात बहुत पुरानी है, ये बात खत्म हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है कि आज ये फिर से क्यों उठा रहे हैं। आप अगर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पूरी कारगुजारी, तो जब भी ये चुनाव हारने की स्थिति में आते हैं, ये इस तरीके के कारगुजारी, इस तरीके के कारनामे, षड्यंत्र, गंदी राजनीति करते हैं। किस तरह से आम आदमी पार्टी ने विदेशों से इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है फंड के रूप में। कई सैकड़े पासपोर्टों के ऊपर कई सैकड़ों लोगों से पैसा लिया गया। 7 करोड़ रुपए अब तक आइडेंटिफाई हो चुका है और आज तक आम आदमी पार्टी ने इस पैसे की जानकारी नहीं दी। विदेश में बैठे लोग, कौन वो लोग थे जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे थे? ईडी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें आप और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी फंड जुटाने के कई अनियमितता के कई मामले का जिक्र किया गया है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में यह आरोप भी लगाया कि विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे, उसमें एंट्री में हेराफेरी की गई, कैश में पैसा लिया गया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन या चेक से पैसा लिया गया है। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आपको चंदा देने के लिए विदेश से 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट नंबरों का इस्तेमाल किया। विदेश से 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। विदेश से 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। ईडी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। ये मैंने पहले भी कहा, आम आदमी पार्टी झूठ के बुनियाद पर बनी हुई पार्टी है और इनके नेता अरविंद केजरीवाल का दोगला चरित्र, दोहरा चरित्र और इनके नेताओं का, ये सब जिसको कहते हैं राजनीति में फरेब और झूठ के बुनियाद पर खड़ी पार्टी और नेता है। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशों से फंड लेने के लिए बड़े पैमाने पर घपला, घोटाला और फर्जीवाड़ा किया और विदेश से मिले चंदे को छिपाने के लिए फर्जी जानकारियां पेश की। खास बात यह है कि इस जांच रिपोर्ट में आपको विदेशी चंदा देने वालों की पहचान, उनकी नागरिकता और सभी जरूरी दस्तावेज के साथ शामिल किया गया है। इससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहिन की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत के बाद दुनिया एक बार फिर से तीसरी जंग के मुहाने पर आकर खड़ी है। अपने राष्ट्रपति की मौत के बाद ईरान बुरी तरह से भड़का हुआ है। अमेरिका जहां पूरे मामले में खामोश है, तो वहीं भारत ने कहा कि भारत और ईरान की दोस्ती में रईसी की बड़ी भूमिका रही। हेलीकॉप्टर क्रैश की यह घटना कोई साजिश है या फिर हादसा, ये अब तक साफ नहीं है।
दुश्मनी, साजिश, षड्यंत्र, धोखा, गद्दारी, बदला, विश्वासघात, हत्या, हादसा। इब्राहिम रईसी की मौत की मिस्ट्री क्या? आयतुल्लाह सैयद इब्राहिम रईसी खादिमुर रज़ा अलैहिस्सलाम क्यों गिरा रईसी का हेलीकॉप्टर? कैसे हुई रईसी की मौत? जलने से, चोट लगने से, या वजह कुछ और रही? रईसी की मौत की गुत्थी सुलझाने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट जुटे हैं। लिहाजा यह समझना बहुत जरूरी है कि रईसी की मौत सिर्फ हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह से हुई या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर इस वक्त दुनिया भर में कई थ्योरी चल रही है और हर थ्योरी के पीछे कारण गिनाए जा रहे हैं। हम उन 5 बड़ी थ्योरी को दिखाने जा रहे हैं जिसमें रईसी की मौत की वजह का A to Z जवाब आपको मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले वो 5 सवाल जो साजिश और शंका की गुंजाइश पैदा करते हैं। पहला सवाल, बेल 212 हेलीकॉप्टर से सफर क्यों? दूसरा, लंबी फ्लाइट के लिए MI-17 से क्यों नहीं गए? तीसरा सवाल, ईरान के खिलाफ दुश्मन ने बड़ी साजिश रची। चौथा सवाल, खराब मौसम की जानकारी थी, फिर क्यों टेक ऑफ? और पांचवा सवाल, लेकिन सबसे बड़ा, कि कहीं इंटरनेशनल या फिर इंटरनल साजिश के शिकार तो नहीं हुए ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी? इन सवालों में रत्ती भर भी सच्चाई है तो फिर पूरी दुनिया के सामने नया और एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है। इस संकट की डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी उन थ्योरी को देखते हैं जो रईसी की रहस्यमयी मौत से पर्दा उठाएगी। साजिश की थ्योरी नंबर 1। एक बेहद सामान्य लेकिन बहुत मजबूत सवाल उठ रहा है कि मौसम खराब था, कोहरा था, धुंध थी, लेकिन फिर भी रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ क्यों हुआ? इसे एनिमेशन के जरिए समझते हैं। रईसी के काफिले में 1, 2, 3 हेलीकॉप्टर थे। मौसम तीनों के लिए समान था, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सामान्य लैंडिंग करने में सफल रहे और रईसी वाला हेलीकॉप्टर दुर्घटना का शिकार हो गया। सवाल है कैसे? क्या पायलट से कोई गलती हुई या हेलीकॉप्टर में ऐसा कोई डिवाइस फिट किया गया था जिसकी वजह से क्रैश हुआ? इस सवाल की तह तक जाने के लिए अजरबैजान से ईरान के रिश्ते को समझना होगा, जहां से रईसी का हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ। अजरबैजान ईरान की तरह ही शिया बहुल देश है, लेकिन अजरबैजान के रिश्ते ईरान से ज्यादा इजराइल से मजबूत रहे हैं। इसके पीछे की वजह है आर्मेनिया से अजरबैजान की दुश्मनी, जिसकी वजह है सीमा विवाद। इस मुद्दे पर इजराइल अजरबैजान का साथ देता रहा है, जबकि ईरान सीमा परिवर्तन का समर्थन नहीं करता। और यही सामने आती है साजिश की थ्योरी नंबर 2। अजरबैजान से रईसी का हेलीकॉप्टर उड़ान भरता है। हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेल कंडीशन में था, यानी किसी तरह की कोई तकनीकी दिक्कत या परेशानी हेलीकॉप्टर में नहीं थी। तो फिर क्रैश कैसे हो गया? रईसी की मौत का EMP कनेक्शन। EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स कैनन से निकली तरंगों का इस्तेमाल करता है। यह एक सुपर शक्तिशाली माइक्रोवेव सिस्टम का उपयोग करता है। EMP से निकली ऊर्जा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे ड्रोन में वोल्टेज वृद्धि का कारण बनती है। इससे पहले कि ड्रोन या कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने तापमान को नियंत्रित कर सके, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन उसे बेकार बना देता है।
तो क्या अजरबैजान में रईसी के हेलीकॉप्टर के टेक ऑफ के पहले उसमें ईएमपी फिट किया गया या ईएमपी के जरिए हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया गया? ईरान की बढ़ती ताकत पश्चिम देशों से लेकर अमेरिका और इजरायल तक के लिए परेशानी का कारण रही है। यूक्रेन युद्ध में रूस को ईरान के ड्रोन सप्लाई की वजह, परमाणु शक्ति का संवर्धन वो कारण है जिसकी वजह से नाटो ताकतें बहुत तनाव में रही हैं। लिहाजा ये भी शंका पैदा हो रही है कि कहीं रईसी की मौत का कारण पश्चिमी देशों में रची गई कोई साजिश तो नहीं है। साजिश की थ्योरी नंबर 3। मध्य पूर्व में ईरान बड़ी शक्ति है और इब्राहिम रईसी इस शक्ति का केंद्र थे, एक ऐसा नेता जिसका अमेरिका घनघोर विरोधी रहा है। रईसी पर अमेरिका प्रतिबंध भी लगा चुका था। ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण टेंशन में भी रहता था क्योंकि मुल्क की तरक्की में ये प्रतिबंध बहुत बड़ी बाधा है। रईसी के नहीं होने पर अमेरिका या पश्चिमी ताकतें मिडिल ईस्ट में खुलकर खेल सकती हैं। 2020 में ईरान के लोगों के लिए हीरो माने जाने वाले जनरल कासिम सुलेमानी की एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई थी और यही वजह है कि ये शंका जताई जा रही है कि कहीं रईसी की मौत के पीछे पश्चिमी ताकतें तो नहीं है। अमेरिका ने रईसी की मौत की वजह किसी तरह की साजिश होने से शुरुआती तौर पर इनकार किया है, लेकिन फुल प्रूफ इनकार अब भी बाकी है। जाहिर है शक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए प्रदेश हमारा। नमस्कार।